अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः मार्गशीर्ष कृष्णप्रतिपदा दिनांक 9 डिसेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय विष प्रकरण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वेगाश्चाष्ट प्रजायन्ते सहसा विषशीलिनः प्रथमे त्वग्विकारस्य द्वितीये वेपतुर्भवेत्। अचानक अगर कोई विष का सेवन करे तो 8 प्रकार के वेग निर्माण होते हैं। प्रथमे त्वग् विकारस्य पहले में तब विकार, द्वितीय वेपथुर्भवत् दूसरे वेग में वेपथु, दाहो वेगे तृतीयस्य चतुर्थे विकृतो भवेत्। और दाह वेग तृतीय में चतुर्थ में विकृत इस प्रकार का हो जाता है। फेनोद्गति ही पंचमे स्यात् स्कंधयोर भंगजा ततः। फेनोद्गति इस प्रकार की मुख से फेन आना इस प्रकार से, स्कंधय और भंगजा ततः और स्कंध भंग इस प्रकार का होता है। जाड्यता सप्तमे वेगे चाष्टमे मरणं ध्रुवम। जाड्यता 7वें वेग में और अष्टमे में मरण निश्चित रूप से होता है। एवं ज्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारम समाचरे। तो ये सब जानकर प्रतिकार करने की कोशिश करें, प्रतिकार करें। भंगता इति पाठांतरम वो पीड़ा इति शेषः। एकलक्षणानि तानि तमष्ट्रिविषयाणि अत्र तु यानि तानि उपयुक्तस्य स्थावरस्य लक्षणानि इति न कथितो कश्चित् अनयोः विरोधः इति। तो थोड़ा अजीब है, त्वग विकार पहले है फिर वेपथु है। कलाओं का और विषय का संबंध रहता है वास्तव में। पहली मांसधरा कला है, द्वितीय रक्तधरा कला है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और विषय जो है वो कलाओं का भेद करके करके अंदर चला जाता है। तो इस दृष्टि से अभी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स को जहर हम ले रहे हैं वो तो बहुत धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में इस प्रकार का है।
लेकिन केमोथेरेपी का जो विषय है वो इस प्रकार से पूरे शरीर में फैल जाता है। अब वो तो इंट्रावेनस ज़्यादा दिया जाता है, ओरल केमो कम रहती है और ओरल केमो के दुष्परिणाम भी कम दिखाई देते हैं। शायद जब इंजेक्टेबल केमो नहीं दे सकते तभी ओरल केमो के बारे में सोचा जाता है। तो ये डायरेक्टली रक्त में जानते जाने के वजह से पूरे शरीर में फैल जाती है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। फिर आगे चलकर एक टारगेटेड केमो या केमो एम्बोलाइजेशन ये बात आई है कि लोकल उसका परिणाम इस प्रकार का हो जाए इस प्रकार से। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल वही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, और कैंसर सेल के साथ नॉर्मल सेल भी मरते रहते हैं और इसके विभिन्न प्रकार के परिणाम होते रहते हैं। अभी के केमो में जो परिणाम दिखाई देते हैं वो कोष्ठ में छर्दी या रुल्लास, द्रवमल प्रवृत्ति, उदर में शूल, इस प्रकार का अंगमर्द ये काफी देखा जाता है। बालों का गिरना ये एक दिखाई जाता है। वेपथु यानी कि कंपन इस प्रकार का होना। वेपथुश्च शरीरे में ये अर्जुन का कहना था। तो भयभीत होने के कारण उसमें वेपथु इस प्रकार का लक्षण निर्माण हुआ था। तो अभी केमोथेरेपी के बारे में ये थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि केमोथेरेपी में किस किस प्रकार से कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं। तो शायद उसके प्रतिकार के लिए क्या कर सकते हैं ये थोड़ा सोच सकते हैं। वैसे विशेषज्ञ चिकित्सा तो देनी है और ये दूषी विषय है, ऐसा करके हम सभी जो मरीज जिनको केमोथेरेपी चालू है उनको दूषी विषारी आगत देते हैं। सुवर्णादि योग एक उत्तर का उत्तर स्थान में आया है वाग्भट में। सुवर्ण भस्म, सुवर्ण गैरिक वगैरह इस प्रकार का योग है। तो उसका भी प्रयोग करते रहते हैं। ये सभी कैंसर के मरीज जिनमें केमोथेरेपी चालू है उन सभी में ये देते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये कलाओं को अभेद करके आगे आगे बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। और फिर उस हिसाब से हमारा जो अगद हम देंगे वो वहां तक पहुंचना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये एक्यूट कंडीशंस है। केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह वाला होने वाला जो है वो धीरे धीरे चलने वाला इस प्रकार का है। फिर भी कैंसर का वो एक अहम कारण है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो प्रतिकार कैसे करना है ये। पित्तांतमो मनम कुर्यात आमांतंच विरेचनम। तो पित्तांत होने तक वमन और आम निकलने तक विरेचन ये करे। अथ विषग्नो गणा, इतना ही बताया इसमें। तो आमाशय में अगर सीमित इस प्रकार का है तो वमन करना है और पित्तांत होने तक वमन करना है। ये एक इसमें खास बात बताई गई है। पित्त से दर्शन यावत छेदो व श्लेष्मणो भवेत्, ये वमन के बारे में बताया जाता है वाग्भट में जो बताया है। तो केवल पित्त का दर्शन हो जाने पर भी रुक सकते हैं। लेकिन वहां भी ऐसा है, अगर अम्ल पित्त के लिए वमन दे रहे हैं तो बहुत कफ ही पहले निकलता है लेकिन बाद में पित्त आना शुरू होता है। और जब तक पित्त पूरी तरीके से निकलता नहीं तब तक वमन रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है। क्योंकि नहीं तो सर दर्द हो जाता है और काफी खतरनाक सर दर्द होता है। तो पित्तांत इस प्रकार का वमन करवाना वहां पे जरूरी है। उसी प्रकार से आमांतंच विरेचनम, ये भी का विटपित्त कफवातेषु निसृतेषु। ये जो बात बताई गई विरेचन के योग में, विट पित्त कफ वात इस प्रकार से निकल जाएंगे। फिर ये आम इस प्रकार का निकलेगा, ऐसी बात रहेगी।
तो विरेचन जो देना है वो आमांत विरेचन देना है, ये एक अहम मुद्दा है। जाति नीलीश्वरी सिंधु काच काकमाचा माचर्द्रिका अर्द्रिकर्णिका त्रिफला करवीरंच कुष्ठम मधुकजीरकम क्षीरी वृक्षत्वगे लेति विषग्नोऽयं गणस्मृतः। अजीब है ये। तो जाति नीलीश्वरी क्या है मालूम नहीं है। यहाँ हिंदी में मिल नहीं रहा है ये। एक बार टीका में देखते हैं। चमेली नीली शरपुंखा नीला उभयोरपि विषमनाशकत्वात्। तो शरपुंखा है। ईश्वरी वंध्या कर्कोटिकीवा सिंधु सैंधव लवणम काच काच लवणम माची काकमाची काचकामाची इत्यत्र काकमाची इति क्वचित् पाठः। अद्रिकर्णिका गिरिकर्णिका श्वेता पराजिता क्षीरिवृक्षत्व क्षीरिवृक्षाणां नगरोदौदुम्बर वगैरह एला स्थूल एला गणत्वात् अनेन सर्वः क्वाथादिकल्पना ग्राह्यः। तो काफी द्रव्य है। इसमें त्रिफला भी आई है, कुष्ठ है, मधुक जीरक। अभी आज ही व्हाट्सएप में मैंने मैसेज पढ़ा कि जो केमोथेरेपी ले रहे हैं उनमें त्रिफला अच्छी कारीगर हो रही है, ऐसा कुछ संशोधन सामने आया है। तो अभी बड़े पैमाने पर उस पे संशोधन होगा। तो त्रिफला से केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं इस प्रकार से। ये मेरे ख्याल में आर्यग्राम के ग्रुप पर ये मैसेज था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, वैसे त्रिफला रसायन है हमारे हिसाब से। इनमें से रसायन द्रव्य कम है। काकमाची एक है, मधुक जीरक, मधुक तो है ही। जाति तो इसमें से काफी द्रव्य मिलने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है कि मिलने नहीं मिलेंगे। तो शायद ये इसका कुछ पार्ट बनावे। सभी का चूर्ण करके सभी की भावनाएं देखे, इस प्रकार से जो पॉसिबल है भावना वो तो दे सकते हैं। तो मंगेश टम के हो क्या तुम? ये हिंदी में नहीं मिल रहा पाठ। कहीं आगे पीछे होगा।
एक थोड़ी सी अजीब बात है कि अंत में विषयकल्प दिए गए हैं। नहीं मिल रहा है ये। तो ठीक है, देखते हैं। तो जैसे दोषी विषारी है वैसे इसके आधार पर कुछ बना सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। विषग्नं गोघृतं देवी मांगल्यम जीवनम स्मृतम। तो गोघृत खुद ही विषग्न है और मांगल्य जीवन इस प्रकार का बताया जाता है। और इसलिए मैं सिद्ध घृतों पर उतर आया और उसमें फिर महाकल्याण का निश्चय किया। और फिर रक्त धातु से सभी जुड़े हैं ये देखकर रक्तपाचक का भी इस प्रकार का घृत में समावेश करना, ऐसा सोचकर मैंने रक्त कल्याण क्रिया भी नया शुरू किया है, जो हम खुद बनाते हैं और सभी मरीजों को देते हैं। तो वैसे घृत भी विषग्न है। और एक मेणीमाधव शास्त्री जोशी जी का एक अनुभव है। त्र्यम्बक गोखटे और उनके साथ में कोई थे, अहमदनगर के कॉलेज में थे और वहाँ वेणुमाधव शास्त्री जोशी रेक्टर थे। तो इन्होंने ऐसे ही बचना का आसो बना के पी लिया। छात्र थे, हॉस्टल में थे। और फिर उसके विषय परिणाम दिखने लगे। तो फिर ये प्रकरण वेणुमाधव शास्त्री जोशी के यहाँ आया। तो उन्होंने घृतपान करवाया था उस समय में, पहले मेरे ख्याल में वो मन दिया और फिर घृतपान करवाया था और दोनों बच गए इस प्रकार से। तो ये भी एक अजीब इस प्रकार का है। और खास करके हृदयावरण के लिए घी बताया जाता है। अगर विष का परिणाम हृदय पर न हो इस प्रकार के हम चाहते हैं तो घी देना समुचित इस प्रकार का है। तो इस दृष्टि से सिद्ध घृतों का प्रयोग करना ये महत्वपूर्ण होगा। और गोघृत जो है ये अपेक्षित तो देसी गाय का ही घृत अपेक्षित है, तो वही उसी का प्रयोग करना है। इसलिए हम बड़े पैमाने पर घी लेते हैं, खरीदते हैं देसी गाय का, और उसको बना के फिर लोगों को देते रहते हैं। तो ये अच्छा विषग्न है घी। तो और मंगल और जीवन ये दोनों है। तो इन सभी का प्रयोग, घी का प्रयोग खास करके करना है। विषस्य प्रयोग विधि अश्वगंधा स जो औषधोजिह्वा त्रिशूलिं त्रिफलामपि प्रथमं भक्षयित्वा च सेवयेत् गरलं तथा ब्रह्मचर्यं वरारोहे विषकाले समाचरेत्। ये वरारोह वरारोह क्या बार बार आता है। इसका अर्थ ध्यान में नहीं आ रहा। ये संबोधन है, वरारोहे, हे वरारोहे। और पार्वती को विशेषण दिया गया है। पहले शब्द प्रयोग कहाँ पे आया है। वरानने। यहाँ वरानने है, वरानन तक का अर्थ स्पष्ट है। वर आरोह।
हाँ, इसमें टीका में दिखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। प्रकृत्यवसात्म्यं प्रयत्नम् असहसा विधिना है, नहीं है। तो ठीक है। अश्वगंधा गोजीवा त्रिशूली त्रिफलामपि। वरानन म्हणजे काय? आनन यानी कि मुख। तो वरानन का मतलब है अच्छा सुंदर मुख जिसका है वो, इस प्रकार से। लेकिन वर आरोह, शायद स्वर अच्छा हो, आरोह अवरोह संगीत में आते हैं। लेकिन ये पार्वती को विशेषण क्यों है? हम क्या देखना है? त्रिशूलिम, त्रिशूलिम पारदम, पारदम इत्यर्था। अरे बाप रे। अश्वगंधा सगौजीभां त्रिशूलिम त्रिफलामपि प्रथमं भक्षयित्वा च सेवयेत् गरलं तथा। ये सेवन करके फिर गरल लेना है, इस प्रकार से। ब्रह्मचर्यम वरारोह विषकाले समाचरे, और विषकाल में ब्रह्मचर्य का पालन करे। पथ्यम स्वस्थमना भुक्त्वा तदा सिद्धिर्न संशयः। तो स्वस्थ मन होकर पथ्य अगर खाना खाएंगे तो सिद्धि हो जाती है। तो त्रिफला सेवन करके फिर विष सेवन करते हैं तो शायद बात बनती है। तो इसके पूर्व, केमोथेरेपी के पूर्व त्रिफला सेवन के लिए बारे में सोच सकते हैं। गव्य क्षीरघृते पेये शाल्यन्नम इदमेव च शीतलं च पिबेत् तोयं पित्तलानि च वर्जयेत्। तो गव्य क्षीरघृत पीना है इस प्रकार से। शाल्यन्यम इदमेव च, और यही शाल्यन्य भी होना है। शीतलंच पिबेत् तोयं पित्तलानि च वर्जयेत्। शीतल जलपान करना है, पित्तल टालना है, इस प्रकार से पित्त बढ़ाने वाले पदार्थ टालने हैं। जांगलानि च मांसानि छगलो छागलोहंच मद्गुरान। छागलोह। शर्करा माक्षिकं क्षीरं सेवनीयं प्रयत्नतः सेव्यम देवी सदा पथ्यम अपथ्यम दुरुतस्त्यजेत्। हाँ, केमोथेरेपी के बाद त्रिफला रसायन अच्छा है। केमोथेरेपी के पहले भी दे सकते हैं, उससे अगर पूर्व संस्कार करना है तो। अभी ये रिसर्च सामने आया है, आज ही मैंने पढ़ा सुबह। तो शायद बात हो सकती है इसके बारे में। और बाकी भी द्रव्य जो विषनाशक अभी जो बताया था, नीली वगैरह इस प्रकार से, तो उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जैसे दूषी विषारी आ गए थे, उसकी गुटिका बना सकते हैं। त्रिफला घृत अधिक योग्य ठहरे। हाँ होगा। वैसे त्रिफला घृत अन्य भी विकारों में प्रयोग में ला सकते हैं। अभी मैं जो घृत बनवा के ले रहा हूँ उसमें त्रिफला घृत नहीं है। बाकी ये सुकुमारक घृत और धात्र्यादि घृत, महातिक्तक, कल्याण का, ये सब बनवा के ले रहा हूँ। तो शायद त्रिफला घृत भी बनाइए। महात्रिफला के बारे में सोचे या नहीं सोचे एक अलग बात है, लेकिन त्रिफला घृत बना सकते हैं। और फिर उसके अभिसंस्कारित करके फिर केमोथेरेपी ले लेंगे तो शायद बात बनेगी। ये दुष्परिणाम कम से कम इस प्रकार के होंगे। और बाद में भी देते रहेंगे। महाकल्याण का वैसे अच्छा है, और महाकल्याण के बेहतर रक्त कल्याण का है। तो शर्करा माक्षिकं क्षीरं सेवनीयं प्रयत्नतः सेव्यम देवे सदा पथ्यम अपथ्यम दुरुतस्त्यजेत्।
तो दूध और घी ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार में रहेगा। और वैसे मैं दूध पे रखता हूँ, घी तो देते ही रहते हैं इस प्रकार से। तो ये विषग्न परिणाम करने वाले भी है। तो ओजस और विष परस्पर विरोधी है। और दूध और ओजस के गुण समान है। तो विष के जरिए ओजस क्षीण हो जाता है। वैसे भी जो एक माहौल बनता है भय का, उससे भी ओजस कम हो जाता है। पर ऐसी अवस्था में दूध ओजस वर्धक है, ओजोवर्धक है। तो ये इस प्रकार से भी दूध अच्छे तरीके से काम करता है। रसायन तो है, ये वाजीकरण भी है। तो बहुत सारे ढंग से दूध कारीगर है, खास करके कॅन्सर के लिए। अनुलोमनासाठी पण खूप चांगला उपयोग होतो त्रिफळा घृताचा। केमो एटसेट्रा रुग्णात बरेचदा अनुलोमनाची पण गरज असतेच। येस। तो जरूर त्रिफला घृत के बारे में सोचेंगे। इन मरीजों में जहाँ केमोथेरेपी चल रही है उसमें वैसे रसायन भी है, घृत भी रसायन है, और त्रिफला भी रसायन है। और सिंपल त्रिफला घृत बना सकते हैं या त्रिफला यष्टि घृत बना सकते हैं, ये एक अच्छा रहेगा। तो यष्टि का कल्क, त्रिफला का क्वाथ। चाहे उसमें गुड़च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कड़वा हो जाएगा। लेकिन यष्टि कल्क 4 गुना घी और उससे 4 गुना त्रिफला क्वाथ, इस प्रकार से करेंगे तो त्रिफला नक्की कुठल्या क्लिनिकल कंडिशनसाठी वापरावे, हा याबद्दल तुमचा अनुभव सांगाल का? त्रिफला कफपित्तग्नि मेहकुष्ठ हरासरा, ये जो बात बताई गई है, तो क्लेदनाशन खास करके है, कफपित्त हर है, और कफकुष्ठग्नि ये भी बात बताई है। रसायन वरा, यम रसायन वरा त्रिफला क्षामयापहा, ये भी दूसरा है। तो रसायन वर है। तो इस दृष्टि से त्रिफला का सेवन अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मैं कफपित्त जहाँ जहाँ पे है और अनुलोमन की थोड़ी आवश्यकता है, वहां त्रिफला डालता हूँ। और क्लेदनाशन के हिसाब से मामा गोखले ने जो सूक्ष्म त्रिफला का पाठ बनाया है, षोडशांश जली डाल के, वो अच्छा है। रसायन म्हणून दिनचर्येत आल्याप्रमाणे रात्री केव्हा वापरावे? त्रिफला सर्प मधु सर्पेभ्यः निश्चिनेत्र बलाय, तो बताया ही है। तो ये प्रचलन में ला सकते हैं। वास्तव में करना है ये, हम जो चीजें हमें करनी है, वैसे ये रसायन चूर्ण भी काफी अच्छा है, फलश्रुति भी अच्छी है इसकी, और आसान है बिल्कुल। तो वो और रात में त्रिफला, ये शायद हम लेते रहेंगे तो अच्छा इस प्रकार करें। और त्रिफला घृत के साथ अगर करेंगे तो और भी अच्छे परिणाम आएंगे। एक नामल सर का एक अनुभव है, मैंने पहले भी शेयर किया है। उनकी बहन, उनको अचानक दृष्टि नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो नानल पर घराने में अम्ल पित्त और प्रमेह दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, उसकी आनुवंशिकता बहुत ही स्ट्रांग है। तो नानल सर ने उनको सुमन साठे के सर के पास भेजा दिखाने के लिए। अर्शमध्ये पण आरोग्यवर्धिनीसह त्रिफला घृत वापरतो। शूल शमन व अनुनमन चांगले होते, नेत्र विकारात तर प्रसिद्ध आहेत। ओके। तो फिर सुमन साठे ने देख के बताया कि हिमरेश है अंदर, और उन्होंने कुछ दवाई लिख के दी। उस समय में तो ये लेजर ट्रीटमेंट प्रचलन में नहीं थी। तो फिर उन्होंने आनंद सर को फोन किया कि मैंने देखा है हिमरेश है इस प्रकार के। तो आनंद सर ने कहा, तुम्हारी पक्का विश्वास है ना तुम्हारा कि हिमरेश ही है? तो बोले हाँ हिमरेश ही है। तो फिर उन्होंने सिर्फ
त्रिफला चूर्ण रात में घी और शहद के साथ दिया। उनकी दी हुई जो दवाइयाँ थी वो कुछ नहीं दी। क्या दी थी मुझे तो मालूम नहीं, एलोपैथी की दवाई थी। पहले दिन कुछ असर नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी विजन आने लगी और तीसरे दिन पूरी विजन आ गई। 7 दिन के बाद फिर से सुमन साठे के सर के पास गए। उन्होंने आंख देखी और बोले अच्छा है, अभी ये दवाइयाँ कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने आपकी दवाई ली ही नहीं, हमने सिर्फ त्रिफला ही लिया, इस प्रकार से। तो त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था। अब बात यह है कि इसको हम रक्तपित्त मानेंगे, तिमिर मानेंगे, अम्लाध दूषित मानेंगे, क्या मानेंगे? ये एक अलग बात मुद्दा हो जाता है। ज्यादातर अगर हमारा निदान हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा निदान तिमिर इस प्रकार का और फिर उससे आंध्य इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और अम्लाध दूषित ये भी एक अम्ल पित्त की हिस्ट्री है, तो ये भी एक विकार बताया गया है। और फिर उस दृष्टि से चिकित्सा करनी है। इसको रक्तपित्त मानकर चिकित्सा करे क्या, ये एक अलग मुद्दा इंटीग्रेटेड विचारों में उभरता है। और वैसे इस प्रकार के विचार से फायदा होता है नहीं होता है, ये एक अलग बात है। अब हम रक्तपित्त तो मानकर अगर उसकी चिकित्सा करना चाहते हैं रक्तपित्त के, और ये ऊर्ध्व दिशा में तो विरेचन करना है इस प्रकार से। और त्रिफला शायद उस तरीके से भी काम करेगी, मालूम नहीं, इस प्रकार से प्रतिमार्गंचारण रक्तपित्ते विधीयते इस प्रकार से। लेकिन नानल सर ने जो दी थी वो तो त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय इसी मुद्दे से दी थी। अब ब्रेन हिमरेज होता है, एस्पिरिन चालू रहता है और अचानक ब्रेन हिमरेज हो जाता है, तो इसमें मूर्छा ये लक्षण दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में हम ब्रेन हिमरेज है इसलिए रक्तपित्त है ऐसा समझकर रक्तपित्त की चिकित्सा करें क्या मूर्छा की चिकित्सा करें? मदमूर्छा या संन्यास, ये जो तीन एक से बढ़कर इस प्रकार के डिसीजेस है, उसमें अजीब बात है कि शतावरी का भी प्रयोग है और शील तैल लशुनम पैसा व शतावरी दोनों बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। शीले तैल लशुनम ये भी बात बताई गई है और पैसा व शतावरी ये भी बात बताई गई है। तो वातपित्त प्राधान्य है तो इसका प्रयोग करना है, शतावरी का प्रयोग करना है। और वात का ही प्राधान्य सबसे ज्यादा इस प्रकार का है तो ही तैल लहसुन का प्रयोग इस प्रकार से करना है। और वैसे एक्यूट कंडीशन में नस्य वगैरह ये बातें भी होती रहती है। ये जो रत्नागिरी में रघुवीर भिड़े वैद्य, वो नागकेशर का प्रयोग करते थे हेमरगर्भ के साथ। हेमरगर्भ रस और नागकेशर ऐसा कॉम्बिनेशन करते थे हिमरेज में, सेरेब्रल हिमरेज में इस प्रकार से। और उनका कहना था कि काफी मरीज उसमें से बाहर निकल आए हैं। तो ये रक्त प्रसादन के हिसाब से उन्होंने किया था इस प्रकार से। लेकिन ये एक अलग मुद्दा उभरता है कि जहां से इंटीग्रेटेड विचारों से तकनीक के द्वारा कुछ निदान एलोपैथी में होता है और वैसे ही हिमरेज अपने आप भी एब्सॉर्ब होता है। विट्रियल हिमरेज जो है आंख में होने वाला इस प्रकार का, वो भी अपने आप एब्सॉर्ब हो जाता है। ये करने की जरूरत है ही, इस प्रकार की नहीं है। लेकिन मरीज जाते हैं लोग डॉक्टरों के पास तो कुछ ना कुछ तो देना है, तो दवाइयाँ देते हैं या फिर लेजर ट्रीटमेंट। अभी तो लेजर ट्रीटमेंट का ही प्रचलन ज्यादा इस प्रकार का है। मेरे माँ के बारे में ये हुआ था, मैं सेकंड ईयर में था उस समय में। तो मैं पारस शाह के पास लेके चला गया उसको। फिर उसने बताया कि इंटरनल हीमरेज है और हमें लेजर करना चाहिए इस प्रकार से। तो मैंने पूछा कि हम आयुर्वेद कर सकते हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं आयुर्वेद मत करो,
एक्यूट कंडीशन है अभी, तो ये बेटर ऑप्शन है कि लेजर कर लो इस प्रकार से। फिर भी मैं उसको कोलटकर सर के पास लेके गया। कोलटकर सर ने हिस्ट्री ली तो मुझे भी काफी नई बातें समझ में आई। खट्टा बहुत खाती थी वगैरह इस प्रकार से, और मानसिक तनाव तो था ही। कोलटकर सर ने तो दवा दे दी लेकिन पारस शाह का कहना था नहीं नहीं, हमें रुकना नहीं है, हमें तुरंत उसने डॉक्टर केड़कर की अपॉइंटमेंट ले भी ली तो केड़कर सर के पास गए ये तो बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत भीड़ थी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये लेजर करना जरूरी है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि हम रुक सकते हैं क्या? तो बोले कितने दिन रुकना चाहते हो? मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा 8 दिन अगर रुकेंगे और हमारी ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेद की। तो बोले ठीक है चलेगा लेकिन पहले फंडस फोटोग्राफ करवा लो। तो मैंने इनसे पूछा पारस शाह से, तो बोले उससे क्या सिद्ध होने वाला है? मैंने कहा मुझे सिद्ध करना कुछ नहीं है, हमें आयुर्वेद से लाभ चाहिए, ये मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार से। तो बोला अगर फंडस फोटोग्राफ करते हैं और बाद में करते हैं और ये एब्सॉर्ब हो जाता है तो भी ये आयुर्वेद से ही एब्सॉर्ब हो गया ऐसा सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने आप भी अपना एब्सॉर्ब होता है। कॉर्नियल थिनिंग में क्या कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने माना नहीं। उसने दूसरे तीसरे दिन ही एक लेजर करवाई, उससे भी ठीक हुआ, ये अलग बात है इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें अगर इस प्रकार से कुछ प्रयोग करने हैं तो काय झालं आता याचं? हेमगर्भ नाट्यशर, हेमगर्भमुळे मूर्छा एटसेट्रा मध्ये उपयोग होत असेल, हृदय बल वाढवून हृदय बल वाढवल्याने हेमगर्भ ऍब्सॉर्ब करण्याच्या शरीराच्या अनुकूलता मिळत असेल। रेटिनल थिनिंग, हाँ तुमने पहले कॉर्नियल थिनिंग कहा था हाँ, तो कॉर्नियल थिनिंग तो मैंने नहीं देखा है, कॉर्नियल ओपेसिटी होती है सवर्ण शुक्र वर्ण शुक्र इस प्रकार से। रेटिनल थिनिंग के बारे में तो रसायन चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। जब इस प्रकार की क्षय की संप्राप्ति कोई होती है तो कोल्हटकर सर का कहना था कि सितोपलादी चूर्ण एक अच्छी दवा है उसके साथ में यानी कि राजयक्ष्मा अधिकार में जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करना है, और फिर उसके साथ में वहां जाने वाले द्रव्यों का प्रयोग होना है, जैसे मज्जापाचक घृत, अस्थि मज्जापाचक घृत, ये बेटर ऑप्शन इसमें है, या महात्रिफला घृत, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और रसायन चिकित्सा करनी है, कारणों को टालना है। तो कारण अभी बहुत सारे तरीके के होते हैं, खाने पीने से लेकर मानसिक भावों तक उन सभी को टाल सकते हैं नहीं सकते हैं, एक अलग बात इस प्रकार की होती है। एक रेटिनल हेमरेजचा एक ही पेशेंट था, डायबिटीज नोन था बहुत बरसों से और एक दिन उन्होंने फोन किया कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैंने पूछा कब हुआ, तो बोले अभी हुआ तो मैंने कहा कि पहला फोन तुम्हें ही कर रहा हूँ तो मैंने कहा गुस्सा हो गया था काम, तो बोले हाँ, सबॉर्डिनेट ने कुछ काम नहीं किया तो मैंने उसको बहुत डांटा, फोन पे ही डांटा आधा घंटा और फोन रखा तो पता चला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक करो, लेकिन ये हेमरेज होगा इस प्रकार से। मायोपिया जैसे कंडीशन में रेटाइनल थिनिंग ज्यादा रहती है ओके
अब मायोपिया के बारे में भी सोचना है। प्रोग्रेसिव मायोपिया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमारे हिसाब में तिमिर का विचार करके चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो वो जब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए तो पता चला कि हाँ इमरेज है, उन्होंने लेजर वगैरह सब किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो अंधे ही रहे। उसके बाद भी 2 बरस तक मेरी ट्रीटमेंट चली लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुत सारे कारण इस प्रकार के होते रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये बाळंतिणीची खोली, ये जो एक अलग कमरा रहता था प्रसूत स्त्री के लिए, जो अंधेरा रहता था, वो प्रचलन में फिर से आना चाहिए। राग क्रोध डोक्यात घालू नको, वाक्प्रचार किती समर्पक आहे। तो ये बात अ, होती रहती है। और इस प्रकार से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ये भी एक बात है। इतना गुस्सा होने पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ करना चाहिए। वैसे भी कल निसार शेख आया था और हमारी काफी बातचीत हुई। तो जनवरी 3rd वीक, 15 जनवरी रविवार है, आयुर्योग के लिए एक यहाँ पे पुणे में वर्कशॉप रखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये कल्पना बताई थी, तो आप में से जो लोग नियमित रूप से योग करना चाहते हैं वो इसमें शामिल हो जाए। एक दिन का वर्कशॉप रहेगा, सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक। और सोनाली शिंदे के यहाँ पे ही होगा। मैंने उससे बात नहीं की है, मैं आज उसके बात कर लूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसी दिन होगा, अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जनवरी महीने में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 21 के बाद 22 तारीख को कर सकते हैं, 15 के बाद, लेकिन शायद 15 को ही करेंगे। और हम क्वेश्चनर बनाना चाहते हैं पंचकोशों के आधार पर। हमारा निदान पंचकोशों के ऊपर निर्भर हो इस प्रकार से। अन्नमय कोश बिगाड़ने वाले बहुत सारे आहार जो हेतु है। तो अन्नमय कोश के बारे में जानकारी लेनी है, वो तो हम लेते हैं हमारे केस हिस्ट्रीज के जरिए। लेकिन प्राणमय कोश को 5 वायु के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। और मनोमय कोश, ये मानस कारण जो है उनके आधार पर, विज्ञानमय कोश जो है वो किस प्रकार का ज्ञान है उसके आधार पर सोचने की कोशिश करते हैं। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये जो चरक का कहना है। तो ज्ञान विज्ञान ये दोनों बताए हैं यहाँ पे। तो एक अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है इस प्रकार, अध्यात्म विद्या विज्ञानम इस प्रकार से। और धैर्य स्मृति समाधि ये भी उसमें बताए गए हैं। और आनंदमय कोश जो है वो खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो खामखा दुखी रहते हैं। बिल्कुल मामूली कारण होने पर भी दुखी हो जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि किस कारण से मैं दुखी बनूं। तो कारणों को ढूंढते रहते हैं, हाँ ये कारण है, अभी इससे मुझे दुख मुझे लेना है इस प्रकार से। तो उनका आनंदमय कोश बिगड़ा हुआ है। इस प्रकार के समझ सकते हैं। वैसे आत्मस्थे मनस स्थिर से शरीर से योगज्ञातम योगम ऋषय विदु, ये जो चर की बात है, आत्मा में मन स्थिर हो जाता है सशरीर से इस प्रकार का, तो उसको योग कहते हैं। और आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो हमें आनंद ही होना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये जो बात बताई गई है कि जो जो अपने अधीन है वो सुख है, जो पराधीन है वो दुख है। अभी मेरा सुख किसी इंद्रियों के अधीन है। मुझे ये देखने को मिलेगा तो मुझे सुख होगा, ये खाने के लिए भी मिलेगा तो मुझे सुख होगा।
वगैरह वगैरह। तो ये पराधीन इस प्रकार का है, तो अंतिमतः वो दुख ही है, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इष्टस्य लाभात् अनिष्टस्य, इष्टस्य अलाभात् अनिष्टस्य लाभात् और इष्टस्य लाभात् अपि, ये बात बताई जाती है दुख के लिए। तो इन कारणों को ढूंढना है कि मुझे इष्ट क्या चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं, अनिष्ट कौन सी चीज मुझे मिल गई, और इष्ट चीज प्राप्त होने के बावजूद मैं दुखी हूं, ये क्यों है इस प्रकार से। तो इनके आधार पर एक प्रश्नावली बनाई जाए। और अभी निसार कह रहा है कि वो खुद बनाएगा, मैं भी उसमें थोड़ी दखल नजर दे दूंगा। और फिर इसके आधार पर, पंचकोशों के आधार पर निदान बने इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर योग की चिकित्सा बताएंगे। विट्रेस हेमरेज में जलोकावचरण त्वरित विजन बढ़ोते हैं देखने में आया है, इसका विचार कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोष सिराओं से ऊपर आते हैं। नेत्र रोग की जो संप्राप्ति है, सिरा भी ऊर्ध्वम आगता, इस प्रकार की संप्राप्ति बताई गई है। तो रक्त उसमें एक अहम दृश्य है, और उस दृष्टि से रक्तमोक्षण और विरेचन ये प्रधान चिकित्सा है। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था चाणक्य तंत्र पढ़ाने वाले एक अध्यापक से। मैंने शुरू में ही क्लास में बताया कि आयुर्वेद में इसके बारे में कुछ है नहीं, ये सिर्फ सिराओं से दोष ऊपर जाते हैं और रोग निर्माण करते हैं, इतना ही बताया है। तो मैं मॉडर्न ऑप्थेल्मोलॉजी से आपको सभी पढ़ाऊंगा इस प्रकार से। तो इसमें आयुर्वेद को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिरा भी ऊर्ध्वम आगतः का मतलब क्या है, ये अगर हम समझ पाते हैं तो शायद बहुत कुछ अलग बात इस प्रकार की हो जाती है। तो वैसे इसका रक्तपित्त निदान करेंगे तो रक्तपित्त में रक्तमोक्षण नहीं आया, ये सबसे अजीब बात है। प्रतिमार्गांचरणम रक्तपित्ते विधीयते, रक्त बढ़ा है फिर भी रक्तमोक्षण का निर्देश नहीं है। ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो इसमें फायदा होता है, रक्तमोक्षण से फायदा होता है, जलों का उच्चारण करने से शंख प्रदेश में फायदा होता है। एआरटी सुरू असलेल्या अव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिसचा एक पेशंट आहे, पेन कमी करण्यासाठी काय करता येईल? आता स्थानिक अभ्यंग रसायन चिकित्सा आणि वात रक्त प्रमाणे चिकित्सा सुरू आहे, असून काय करता येईल? रक्त का ही विचार करो। शायद रक्तमोक्षण भी इसमें कारीगर होता है। और दूसरों को देखो, मेरे एक मरीज में शुक्रक्षय ऐसा निदान करके मैंने जो भी दवाइयाँ प्रयोग की, शतावरी, अश्वगंधा वगैरह इसी प्रकार की शुक्र वर्धन करने वाली दवाइयाँ दी थी, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट इस प्रकार का मिला था। रक्तधातु इन्वॉल्व सप्तामृत लोह, ऑप्टिक नर्व सप्तामृत रौप्य, मैक्युलर इन्वॉल्वमेंट सप्तामृत सुवर्ण। सप्तामृत रौप्य मिलता है क्या, मुझे मालूम नहीं है। या बाकी दवाइयां वही रखनी है और रौप्य डालना है। और मैक्युलर इन्वॉल्वमेंट सुवर्ण, शायद बात सोच सकते हैं इस प्रकार से। ये सप्तामृत रौप्य और सप्तामृत सुवर्ण अवेलेबल है क्या, बनाने पड़ेंगे। लोह को रिप्लेस करके सप्तामृत का अवस्थान रूप इस्तेमाल करना। ऐसे ही सप्तामृत यशद प्रमेह जन्य तिमिर में त्रिफला उसमें कॉमन रहेगी, ऐसे में त्रिफला की अलग अलग कार्मुकता क्या करेगी। एआरटी म्हणजे काय? नहीं मिलता सर, ऐसा विचार आया। ओके। एआरटी का अभी मुझे भी ध्यान में नहीं आया तुरंत। आतिश बता दोगे एआरटी क्या है? एंटी रिट्रोवायरल, ये एक HIV में वगैरह देते हैं इस प्रकार से।
यस, क्या है ART क्या है? तो शायद प्रवीण ने अभी जो बात की है उसके बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा। और रौप्य सुवर्ण इनका प्रयोग इस दृष्टि से किया जा सकता है। तो मैक्युलर डिजेनरेशन, रेटाइनाइटिस पिगमेंटोसा, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, रिट्रोवायरल ही है तो ARV मैंने सुना था, एंटी रिट्रोवायरल। मैंने ऑप्टिक एट्रोफी में सप्तामृत रौप्य इस्तेमाल करके देखा है। ओके। वैसे रौप्य भस्म अम्ल रसात्मक है और अम्ल रस इंद्रिय बोधन है। तो मैं प्राण काल में रौप्य भस्म का प्रयोग करता हूँ जहां इंद्रियों की हानि इस प्रकार की है। तो रौप्य भस्म अकेला या ताप्यदिलोह और अनुपान के रूप में मोरावड़ा ये देता हूँ और प्राण काल में देता हूँ खास करके। तो इसके अच्छे नतीजे निकल आते हैं क्योंकि प्राण जो है वो इंद्रियों पर काम करना, इंद्रिय दृक इस प्रकार का बताया गया है। और फिर प्राण काल में इस प्रकार की दवाइयां देंगे तो उसका फायदा जरूर इस प्रकार का होता है। तो अभी ये 5 वायु के हिसाब से अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे निसार ने एक विचार बताया था कि अन्नमादान कर्मा तो प्राण कोष्ठम प्रकर्षति। आदान जिसका कर्म है उस प्रकार का प्राण वो अन्न को कोष्ठ में लेके आता है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर अंदर लेने में कुछ तकलीफ है, ठीक तरीके से अंदर नहीं जा रहा इस प्रकार के, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड बी वेरी पेशेंट। ये तो बात है लेकिन एक बार रिजल्ट्स मिलने लगता है तो पेशेंट लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास नेत्र विकार के पेशेंट्स कम है, फिर भी जो है उनमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ज्यादातर प्रवीण को भी बताता हूँ, रिपोर्ट्स भेजता हूँ, वो भी कुछ सुझाव देता है उसमें। लेकिन इस प्रकार से हम जरूर सोच सकते हैं और फिर उसके आधार पर चिकित्सा बनती रहती है। प्राण काल का मतलब किस समय से ले, ग्रासे ग्रासे मुहुस्सान्नम इस प्रकार का, ग्रासे ग्रासांतर यह प्राण है, सॉरी, ग्रास और ग्रासांतर ये प्राण काल है। वाग्भट मध्ये त्रिफला, लोह भस्म, सुवर्ण माक्षिक, सुवर्ण भस्म अशा वेगवेगळ्या द्रव्यांबरोबर द्यावे असं आहे। या ये तो है। मधुकैन तवक्षिर्या काय बरं, सिंधु जन्मना समायुक्ता रसायनम। मधुकैन तुगाक्षिर्या सर्वलोहे सुवर्णेन वचया मधुसर्पिर्भ्याम वगैरह इस प्रकार का कुछ है योग, वो त्रिफला जो रसायन के बारे में बताया गया है वो। तो ये अलग अलग तरीके से त्रिफला ही प्रयोग करेंगे तो शायद बात बनेगी। और उसमें थोड़ी आसानी ये है कि त्रिफला को ही बेस बनाएंगे। 6 गुना जो हम इसमें कर रहे हैं, ग्लूकोज में कर रहे हैं, उसके बजाय 1 भाग सुवर्ण भस्म, 9 भाग त्रिफला चूर्ण, 1x बन गया, उसमें से 1 भाग ले लिया, उसमें 9 भाग फिर त्रिफला चूर्ण डाला, इस प्रकार के 6x त्रिफला बना सकते हैं। सुवर्ण से लेकर रौप्य से लेकर वगैरह वगैरह एक प्रकार से। और वो शायद ये सप्तामृत लोह में उस प्रकार के त्रिफला का प्रयोग करेंगे तो भी बात बन सकती है।
सिर्फ ये टिकने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, त्रिफला केवल चूर्ण ले लेंगे तो टिकने में प्रॉब्लम होगा, तो उसमें कज्जली भी डाल सकते हैं। षोडशांश कज्जली वाला त्रिफला इस प्रकार से ले लेंगे, और फिर रौप्य से, लोह से, या फिर सुवर्ण से, इस प्रकार से अगर करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। एक अंजन आया है, मुक्तादी अंजन, और वही श्वास रोग में भी हितकर है, ये भी एक अजीब बात है। वैसे आया है तिमिर के लिए मुक्तादी अंजन। तो इस प्रकार से, अभी बाकी उसमें क्या क्या है द्रव्य मुझे याद नहीं है अभी मुक्तादी अंजन में। तो उसको भली भांति तिमिर वैसे जैसे रोगों में अंजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आधार आधार विहार और भेषज ऑल आर इम्पॉर्टंट। आहार, ये तिमिर अध्याय याचा याच्या अवस्था कशा डिफाइन करता येईल? अभ्र गर्भ पोट्टली विथ बृहत्वात्सकादि कषाय, बृहत्वत्सकादि कषाय अनुपान really works very well in retinal diseases and glaucoma. अभ्रगर्भ पोट्टली, ये किसकी मिलती है अभ्रगर्भ पोट्टली? बृहत्वत्सकादि कषाय के बारे में ये तो मिलता है मेरे ख्याल में, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बृहत्वत्सकादि कषाय का पाठ और प्रचलन में लाना होगा। लेकिन अभ्रगर्भ पोट्टली मैं पहली बार सुन रहा हूँ, खुद बनाई है या मिलती भी है? तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचे। सुवर्णमाक्षिक आमलकी जटा ज्येष्ठमध अस्सल अमृतासत्व हे मिश्रण मरवाळ्यासोबत तिमिर काचे आणि जटामलामध्ये स्पेक्ट पूर्ण घालवू शकतो असा अनुभव 12-15 पेशंट मध्ये आला आहे। सुवर्णमाक्षिक आमलकी ज्येष्ठमध, ये भी सिंपल है। और असल अमृतासत्व ये काफी मिलना मुश्किल है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। करमर सर यांच्या बुक मध्ये आला आहे सर, अभ्रगर्भ पोट्टली। करमरकर की ये कौन सी किताब है? मुक्तादी अंजन कोणाचा मिळतो? मुक्ताद्य चूर्ण। ओके। बृहत वत्सकादि कषाय, अभ्रगर्भ पोट्टली मी बनवतो। ओके। इट इज प्रिपेयर्ड, गोपीकृष्ण सर के पास मिलती है। नाही सर, अभ्रगर्भचा नाही तो रेफरन्स, ते सुवर्णमाक्षिक आमलकी सांगितलं ना, तर तो योग ते करमरकर सरांच्या बुक मध्ये आहे सर। करमरकरांचं कुठलं पुस्तक नेमकं मला कळलं नाही। नवनीत, नवनीत मराठीमध्ये? हो, मराठी आहे सर। नवनीत मी पहिल्यांदाच ऐकलं। आणि काय नाव काय नाशिक मधून आहे सर ते। अण्णा करमरकर नाही का? कृष्ण समथिंग सर, नाशिकला जे सर होते ते श्रीकृ करमरकर। चिकित्सा नवनीत हे पुस्तक मिळतं बाजारात? तर कोणाकडे आहे सर? मनकर्णिका पब्लिकेशनला आहे सर अवेलेबल, मी तिथूनच घेतलेलं आहे। बर 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 बर, मग नक्की घेता येईल मनकर्णिकेतून असेल तर।
मला अण्णा हां. करमरकरांचं पुस्तक कुठलं आहे असंच माहिती नाही. म्हणजे इतक्या दिवसामध्ये कधी प्रसंग नाही आला त्यांच्याकडे पुस्तक आहे असं बघण्याचा किंवा त्यांनीच पुस्तक लिहिलंय असं. नाशिक सेवा संघ आहे, तिथून त्यांनी हे केलेलं आहे सर. त्यांचे सगळे लेख एकत्र आहेत हां, हां. आणि त्यांचे रुग्ण अनुभव असं. ओके, ओके. हां सर. तो ठीक है, चिकित्सा नवनीत मैंने पहली बार सुना, ये किताब पब्लिश हुई है। इसमें मैं भी अण्णा करमरकर का छात्र हूँ। जब समय फुर्सत मिलती थी मैं उनके पास जाता था। जब मैं परीक्षा लेने के लिए जाता था ओरल्स के लिए, तो हमारा एक पर्टिकुलर क्रम रहता था। यहाँ से नगर, नगर से नासिक, नासिक से ये धुलिया और प्रताप जोशी के पास जाता था और फिर वहाँ से ये कौन-सा कॉलेज आयुर्वेद का वहाँ पे जाके फिर पुणे में वापस आता था। तो अण्णा करमरकर के यहाँ भी जाता ही था। जब नासिक में रहता था, रहता अलग जगह लेकिन उनके घर पे जाता था और प्रताप जोशी के घर पे ही रहता था, अण्णा के घर पे ही रहता था। बोराडी, बोराडी कॉलेज में जाता था। ठीक है, तो आज रुकते हैं। कल मैं नहीं हूँ, कल वाघोली में जाना है, सुबह जल्दी 7 सवा 7 बजे ही जाना है। तो कल का लेक्चर नहीं होगा। सोमवार को मैं एक्चुअली धोपेश्वरकर अभ्रगर्भ पोर्टली अवेलेबल दूधपापेश्वर, सॉरी सॉरी, दूधपापेश्वर के अवेलेबल है, तो देखते हैं इस प्रकार से। सोमवार को मैं कोकण में हूँगा, वहां से कोशिश करेंगे, शायद कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, तो कल नहीं होगा, परसों करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।